जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि आप लोगों का सीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। और अगर आप लोग भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से मैंने जो स्टेप आपको बताया है उसको आप फॉलो कर लीजिए। आप 100% सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। कल मैं एक टैग वर्ड करवाऊँगा। टैग वर्ड में एक बार मैं फिर बता दूंगा कि अंतिम समय में आपको सीटेट में क्या करना है ताकि आपका सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो अब अंतिम समय में आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। ऐसी क्लासेज चाहिए जो 10 से 12 मिनट में आपका पुराना जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए। तो अब हमारे चैनल पे क्विक रिवीजन सीरीज चलाई जाएगी जिसमें हर सब्जेक्ट के जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको क्विक रिवीजन 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सब कवर हो जाएगा। तो क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम ईवीएस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जहां से ईवीएस में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और, अब मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट 2023 मैराथन क्लास के नाम से। सीटेट मैराथन 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब जितनी भी क्लासेज आपको क्विक रिवीजन वाली और मैराथन क्लासेज मिलेंगी उसी प्लेलिस्ट में बनेंगी। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके डेली अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और मैंने मैराथन के अंतर्गत ईवीएस की 2 मैराथन क्लास ली थी जिसमें मैंने एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया था। और एसएसटी पेपर 2 की भी मैराथन क्लास मैंने ले ली थी। कल दोपहर 12 बजे आप लोग हिंदी की मैराथन क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। हिंदी की कल मैराथन क्लास होगी। उसके बाद मैं इंग्लिश की एक मैराथन क्लास लूँगा और उसके बाद संस्कृत की एक मैराथन क्लास। ऐसे ही करके मैं मैथ की एक मैराथन क्लास लूँगा और सारी मैराथन क्लास आपको एक हफ्ते के अंदर कवर हो जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको सारी मैराथन क्लास करवा दूँगा। उसके बाद फिर मैं अंतिम समय में आपको डेली क्विक रिवीजन सीरीज कराऊँगा और ऑनलाइन वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप बिना किसी देरी के आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि पार्क से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार कहाँ है? घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। नाग गुम्फन कहाँ पे है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में है। पेट में पाए जाने वाले रस की प्रकृति कैसी होती है? तो पेट में पाए जाने वाले जो रस की प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई थी? तो या अफ्रीका से आई थी। काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आई थी? तो या अफ्रीका से आई थी। यह भी प्रश्न बहुत काफ़ी बार सीटेट में पूछा गया है। मधुमक्खी के अंडे देने का क्या समय होता है? यह भी प्रश्न बन चुका है। अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी के अंडे देने का जो समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर होता है। रानी मधुमक्खी क्या करती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडे देती है। अपना घोंसला नहीं बनाती है कौन? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? सीटेट घुमा के प्रश्न कई बार पूछा है। तो कोयल जो होती है बहुत होशियार होती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। असम में घास और बांस से बना घर को क्या कहते हैं? तो असम में जो घास और बांस से बना घर होता है उसको हम भेला घर कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा हम केरल को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। तो यहाँ से आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, नाग गुम्फन सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत। पेट में पाए जाने वाले रस की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। काफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है। और रानी मधुमक्खी क्या करती है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है वह अंडे देती है। अपना घोंसला ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। असम में घास और बांस के बने घर को क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? अभी प्रश्न पूछा गया है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। होलगुंडी गांव में बच्चों की पंचायत का नाम क्या होता है? तो होलगुंडी गांव में जो बच्चों की पंचायत का नाम होता है वह भीमा संघ होता है। क्या? भीमा संघ। इलायची और बादाम डला हुआ कहवा कहाँ मिलता है? तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जम्मू कश्मीर में मिलता है। इलायची और बादाम का डला हुआ जो कहवा होता है वह जम्मू कश्मीर में मिलता है। गोलकुंडा किला कहाँ पे है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद और काकती राजवंश में है। गोलकुंडा किला हैदराबाद में काकती राजवंश ने बनवाया था। बेलक्रो का आइडिया किसने दिया था? जॉर्ज मिस्टर ने 1948 में दिया था। तो बेलक्रो का आइडिया जॉर्ज मिस्टर 1948 में। सुल्तान जो अबुल हसन थे वह किस नृत्य से हैं? तो वह कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। तो सुल्तान अबुल हसन कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण होता है, कौन कौन सा? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या पेपर 2 में तो पूछा ही जाता है, ईवीएस के अंदर भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कांसा 2 धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा और टिन का।
तांबा और टिन का। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर बुर्ज की कितनी थी? तो 87 थी। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर बुर्ज 87 बुर्ज थे। ब्रेल लिपि किस पे आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह अंधों के लिए होती है, जिनके नेत्र नहीं होते हैं, तो वो लोग छू छू के महसूस करके पढ़ाई करते हैं। ठीक, लुईस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। जंगल कानून अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2007 में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ का है? तो चेराओ नाच मिजोरम का है। ठीक, यह भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख ले होंगे। अब हम घरों की विशेषताएं देखते हैं। तो यह घर आपको जो दिख रहा है, बांस से बने हुए घर होते हैं। इसमें बांस से बने ऊंचे हुए घर होते हैं 10 से 12 फीट के। तो ये कहाँ के होते हैं? तो ये असम के होते हैं। असम में भारी बारिश होती है। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचे होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। तो असम में भारी बारिश होती है। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। चलिए अब हम उल्लू के बारे में देखते हैं। उल्लू जो है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू क्या होता है? उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। चलिए मैना, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है और बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, क्योंकि वह डाउट में आ जाते हैं। उल्लू मैना में डाउट में आ जाते हैं। तो यह प्रश्न जब कभी पूछा जाए सीटेट के पेपर में, तो उल्लू जो होता है वह काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, यानी 270 डिग्री तक लगभग पीछे घुमा सकता है। और जो मैना होती है, तो मैना क्या होती है? मैना झटके से अपना गर्दन पीछे घुमाती है। तो झटके से बात की जाए तो मैना, और काफ़ी हद तक या 270 डिग्री तक तो उल्लू। इसमें आप लोग डाउट में ना आया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हांगकांग, तो हांगकांग में कैसा खाना होता है? सांप से बना हुआ सूप, जिसको हम लिंग हु फेन कहते हैं। तो हांगकांग का जो भोजन होता है वह सांप से बना होता है, जिसको हम लोग लिंग हु फेन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से तली मछली होती है। तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से तली मछली होती है। गोवा में नारियल के तेल से तली मछली होती है। केरल में केरल में कैसा होता है? केरल में टैपियोका पाया जाता है। ठीक, इसको कप्पा भी कहते हैं। या सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, तो इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। हांगकांग में सांप से बना हुआ सूप, जिसको हम लिंग हु फेन कहते हैं। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से तली मछली। गोवा में नारियल के तेल से तली मछली। केरल में टैपियोका पाया जाता है। वहीं राजस्थान में टांका होता है और लद्दाख में स्क्रिप्टोपुल गांव कहते हैं, जिसको स्क्रिप्टोपुल गांव। और तेलंगाना में पुंचमपल्ली, तेलंगाना का क्या है? पुंचमपल्ली है। उसके बाद कर्नाटक में भीमा संघ, जिसको हम हुलगुंडी गांव कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या होता है? कचनार के फूलों की सब्जी होती है। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। सहजन के पकौड़े कहाँ होते हैं? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सहजन के पकौड़े, तो सहजन के पकौड़े कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा। कचनार के फूलों की सब्जी और सहजन के पकौड़े। जब कचनार के फूलों की सब्जी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, और सहजन के पकौड़े की बात की जाए तो महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा आयरन मिलता है, तो यह भी कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न को सीटेट ऐसे पूछता है। एक व्यक्ति है, वह पीड़ित है। डॉक्टर ने बोला कि उसके अंदर लोहा और आयरन की कमी हो गई है, तो उसे क्या खिलाना चाहिए? ऐसे सीटेट प्रश्न घुमा के पूछता है। ठीक, तो उसको हम लोग क्या खिलाएंगे? गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियाँ। तब लोहा या आयरन की किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है? गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम। और एक हाथी जो होती है, वो हाथी के झुंड का नेता जो होता है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक, तो हाथी जो होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, वो हाथियों की झुंड की नेता होती है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियाँ जो होती हैं या झुंड में रहना पसंद करती हैं। एक झुंड में 15 से 16 हाथियाँ रहती हैं। या सीटेट में बार बार यहाँ से पूछा गया है। चलिए, इनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इनको जब गर्मी लगती है तो अपने कान से हवा ले लेते हैं। ठीक, अब कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। बेलमनिका गांव कहाँ पे है? तो बेलमनिका गांव कर्नाटक में है। चोंच अंदर से लाल,
तो ऐसी कौन सी पक्षी होती है चोंच अंदर से लाल होती है, तो उसको हम लोग कलचिड़ी कहते हैं। ठीक। ऊंची डाल पर घोंसला, तो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा बनाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ऊंची डाल पर घोंसला कौवा बनाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं, तो उरुका किसको कहते हैं, बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। डांडी मार्च का आयोजन, डांडी मार्च का जो आयोजन था वह 1930 में किया गया था। तो डांडी मार्च का आयोजन 1930 में किया गया था। सबसे ज़्यादा खारा सागर कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा खारा सागर मित्र सागर है। यहाँ पे आदमी तैरते हैं, डूबते नहीं हैं, यहाँ पानी के ऊपर तैरते रहते हैं क्योंकि यह बहुत ही खारा होता है। ठीक। अलबरूनी, अलबरूनी कहाँ से आया था भारत, तो उज्बेकिस्तान से आया था। और इसने किताब उल हिंद एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के पुराने चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा था कि भारत के लोग कुआं कैसे बनाते हैं, सीढ़ीदार कुएं होते हैं, कैसे पानी भरने के लिए नीचे जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ होती हैं, ऊपर आने के लिए अलग सीढ़ियाँ होती हैं। इन्होंने भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। घड़ीसर झील कहाँ पे है, तो घड़ीसर झील जो है राजस्थान के जैसलमेर में है। ठीक। हरी मिर्च, हरी मिर्च कहाँ से आई थी, तो दक्षिण अमेरिका से आई थी। तो हरी मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई थी। पेट का तापमान कितना होता है, तो पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मलेरिया की जो दवा होती है वो किससे बनाई जाती है, तो मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे, सिनकोना पेड़ के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। डांडी यात्रा कहाँ हुई थी, तो डांडी यात्रा जो हुई थी वह अहमदाबाद में हुई थी, अहमदाबाद गुजरात में। और मलेरिया का वाहक कौन सा होता है, तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ठीक। चलिए अब हम कच्चे तेल के उत्पाद के बारे में देखते हैं। गैसोलीन अर्थात पेट्रोल, डीजल ईंधन, विभिन्न प्रकार के ईंधन तेल, जेट ईंधन, मिट्टी का तेल जिसको हम केरोसिन कहते हैं, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन, मोम, डामर और पेट्रोकेमिकल ये आदि होते हैं। तो सबसे अधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादक क्षेत्र तो अपतटीय क्षेत्र जिसको बॉम्बे हाई कहते हैं, दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे असम, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश, छठवें पे तमिलनाडु। तो भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादक क्षेत्र में अपतटीय क्षेत्र जिसको हम बॉम्बे हाई कहते हैं पहले नंबर पे है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे असम, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश, छठवें पे तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ वाली सब्जियां, यहाँ से भी पिछली बार सीटेट में कई प्रश्न पूछा गया था कि तना वाली सब्जियां कौन सी होती हैं, जड़ वाली सब्जियां कौन सी खाई जाती हैं। तो जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, गांठ गोभी, तो जड़ वाली सब्जियां कौन सी होती हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, गांठ गोभी। चलिए अब तना वाली सब्जियां यहाँ से भी पूछा गया था। तना वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, तना वाली सब्जियां अदरक होती हैं, आलू होती है, प्याज होती है, हल्दी होती है। ठीक। तो तना वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, अदरक, आलू, प्याज, हल्दी। ठीक। तो अब यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम उड़ीसा के बारे में देखते हैं। तो भारत के पूर्वी समुद्री भाग में अवस्थित है। यह छत्तीसगढ़ से पूर्व, पश्चिम बंगाल से दक्षिण तथा आंध्र प्रदेश से पूर्व उत्तर की तरफ है। ठीक। झारखंड जो है या नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूर्व में है। ऐसे भी सीटेट भी यहाँ से भी प्रश्न पूछा है, कई बार प्रश्न पूछा है मैप से, तो आप लोग मैप को अच्छे से बना लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था शुरू में जब मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोग एक महीने वॉलपेपर, मैप का वॉलपेपर अपनी स्क्रीन पे जहाँ भी आप लगा पाएँ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप प्रोफाइल, गैलरी के प्रोफाइल पे, मोबाइल पे, ताकि आप जब भी मोबाइल टच करें तो आपको सबसे पहले मैप दिखे। तो ऐसे मैप आपको याद हो जाएगा। मैप में दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नीचे का भाग है यहाँ के निकटवर्ती राज्य और यहाँ के निकटवर्ती राज्य। जैसे बंगाल की खाड़ी के निकटतम राज्य कौन कौन से हैं पूछा जाता है, अरब सागर के नज़दीक पूछा जाता है। उसके बाद भारत की राजधानी के सापेक्ष पूछा जाता है। ऐसे कुछ प्रश्न हैं, जम्मू कश्मीर के नज़दीक कौन कौन से हैं। तो यहाँ से मैप से आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि 2 से 3 नंबर के प्रश्न मैप से ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद एक प्रश्न बनता है ट्रेन वाले से कि ट्रेन इतने बजे से यहाँ चली, दूसरे दिन ट्रेन इतने बजे पहुँचती है, तो कुल कितना समय लगा। तो इसको भी आप चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इससे करके आप लोग इसको भी निकाल लेंगे। प्रश्न को आसानी होता है, कब से कब लिखे इसकी मैं एक क्लास ले लूँगा आगे मैप से रिलेटेड। चलिए अभी हम
आगे बढ़ते हैं। मिजोरम। मिजोरम के आसपास के राज्य जो हैं जैसे त्रिपुरा, असम तथा मणिपुर है। समुद्र किनारे वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो समुद्र किनारे वाले राज्य कौन कौन से हैं? ओडिसी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे पर समुद्र है। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे पर समुद्र है, तो समुद्र किनारे वाले राज्य हैं। चलिए, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का जो कीड़ा होता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। तो इसकी ट्रिक है, आप लोग इसको ऐसे भी याद कर लोगे, नहीं तो सनी देओल का आप लोगों ने गाना नहीं सुना था, तू धरती पे जाए जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो इससे भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ऐसे चींटियाँ भी होती हैं, चींटियाँ भी जब लाइन से चलती रहती हैं तो वो भी पीछे गंध छोड़ती रहती हैं, जिससे उनसे पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता अपना ढूंढ लेती हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब आइए, अब मैप में देख लेते हैं कुछ। मैप से भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। केरल। तो केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। भाषा कौन सी है? भाषा मलयालम है। भारत का दक्षिणी पश्चिमी तटीय राज्य है, या उत्तर में कर्नाटक और पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, या उत्तरी पश्चिमी तट पर पुडुचेरी राज्य के एक खंड माहे को भी घेरता है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप से बार बार आपको प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अगर आप सीटेट और यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पर आपको सीटेट यूपी टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस कराई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु जो आपको दिख रहा है, तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य है, इसके बगल में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 की हुई थी। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्य इसके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल हैं। राजधानी इसकी क्या है? तो राजधानी इसकी चेन्नई है। इसकी प्रमुख भाषा कौन सी है? तो प्रमुख भाषा तमिल है। और तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तमिलनाडु जो है वह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। चलिए, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, आइए इसको देखते हैं। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 बनाया गया था, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल, भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर हक रहेगा। जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा करेगी। चलिए, फूलों की घाटी, यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो पहला प्रश्न यही पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आमतौर पर सिर्फ फूलों की घाटी कहा जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्र चमोली जिले में स्थित है। विश्व संगठन या यूनेस्को द्वारा सन 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फूलों की घाटी दुनिया की ऐसी इकलौती जगह है जहां प्राकृतिक रूप से 500 अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। इस घाटी की खोज साल 1931 में कामेट पर्वतारोहण के बाद ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने की थी। चलिए, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, आप लोग उस पर जुड़ जाइए। उस पर आपको क्लासेस के अगले दिन PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए, अब हम हांगकांग के बारे में देख। तो जो लोग सांप से बना पकवान, जिसको हम लिंग हू फेन खाते हैं, तो जो लोग सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसको हम लोग लिंग हू फेन कहते हैं, तो यह वहाँ का प्रमुख भोजन होता है। वल्लम, वल्लम जो है या केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो केरल में फेरी नाव का भी प्रयोग, इधर उधर जाने के लिए फेरी नाव का इस्तेमाल किया जाता है। केरल में नारियल और टेपियोका कसावा पाया जाता है। टेपियोका हम कसावा भी कहते हैं, इसका एक नाम और होता है कप्पा। ठीक, टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। चलिए पदार्थों का संरक्षण देखते हैं हम। तो पदार्थों का संरक्षण, चीज़ें और घरेलू उपाय, जैसे दूध जैसे हम उबालते हैं। पके हुए चावल एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन नमी में बचाकर खुले में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस में और देखते हैं। कुएं और बावड़ी सूखने के कारण कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब वह नहीं रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। कचनार के फूलों की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में खाई जाती है और सहजन के फूलों की सब्ज़ी महाराष्ट्र में खाई जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कचनार के फूलों की सब्ज़ी उत्तर प्रदेश, केले के फूलों की सब्ज़ी केरल और सहजन के फूलों की सब्ज़ी महाराष्ट्र। चलिए ईवीएस के 6 थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रकरण जिस जैसा होता है, पहला परिवार और मित्र, भोजन पानी, परिवार और मित्र, भोजन पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। उसमें भी कुछ सब थीम पाई जाती हैं, इसको हम उप थीम भी कहते हैं। परिवार और मित्र में एक होता है संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे। तो 6 थीम पाई जाती है, परिवार और मित्र, भोजन पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और इसमें उप थीम भी पाई जाती है, संबंध, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे। चलिए बाघ के बारे में देखते हैं। तो बाघ जो होते हैं वह बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूँछें जो होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरों में रास्ता ढूंढने को बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो बाघ जो होते हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। चील, बाज और गीध हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, यानी हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं चील, बाज और गीध। ठीक, चलिए सलाथ जो होते हैं, सलाथ भालू जैसे दिखते हैं। सलाद जो होते हैं भालू जैसे दिखते हैं, पर वह भालू नहीं होते हैं। सलाद दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। तो सलाद जो होते हैं वह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। सलाद भालू जैसे दिखते हैं, पर यह भालू नहीं होते हैं। चलिए सलाद जो होते हैं बहुत आलसी जानवर होते हैं। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपनी पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो सलाद से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। सलाद दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। सलाद सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में या केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। चलिए दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कहाँ से कौन सी सब्जी आई थी। तो दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर और आलू आई थी। तो दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च, टमाटर और आलू आई थी। यूरोप से पत्ता गोभी और मटर आई थी और अफ्रीका से काफ़ी बीन्स और भिंडी आई थी। तो आप कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने ईवीएस क्विक रिवीजन सीरीज आज से हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डेली कवर करेंगे। तो आज हमने ईवीएस से एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी आपको डेली क्विक रिवीजन सीरीज जब मिलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल
हिंदी की मैराथन क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। कल दोपहर 12 बजे आपको हिंदी की मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें संपूर्ण हिंदी कवर करी जाएगी। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट है सीटेट मैराथन 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस की 2 मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी, एसएसटी की 2 मैराथन क्लासेज मिल जाएंगी, हिंदी की कल मिलेगी, और आने वाले एक हफ्ते के अंतर्गत इंग्लिश, मैथ और संस्कृत की भी मैराथन क्लास मिल जाएंगी। और क्विक रिवीजन सीरीज की भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में जोड़ी जाएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ पे आपको सीटेट की सारी नोट्स मिल जाएंगी। मैंने सारी नोट्स शेयर कर दी है सीटेट की। आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और डेली क्लासेज की भी PDF प्राप्त होती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।